नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ एम्स जम्मू से हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि वहाँ पे डीन एकेडमिक्स हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में एचओडी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली सब वर्ल्ड टीबी डे की बातें कर रहे हैं, तो सर ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि ये वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि ये डिस्कवरी जब हुई थी माइकोबैक्टीरियम की, जो कीटाणु है ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया, इसको पहली बार रॉबर्ट कॉक ने 1882 में जब डिस्कवर किया था, तो उसके उपलक्ष्य में तब से ये वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया जाता है। और मनाया इसलिए जाता है, कोई भी हेल्थ डे या टीबी डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, एजुकेशन फैलाई जा सके, ये बताया जा सके कि सरकार और बाकी जो एजेंसीज हैं वो इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही है। जी जी सर। सर, कितने टाइप्स की टीबी हैं? जैसे लोग कहते हैं कि खांसी हो रही है, हमने सुना है स्टमक टीबी होते हैं, ऐसे सर कितनी प्रकार की टीबीज है सर? देखिए, टीबी एक ऐसी अलग किस्म की बीमारी है जो बॉडी के किसी भी भाग में हो सकती है। जी। लेकिन जो टीबी प्लानर्स को परेशानी में डालता है वो टीबी रहता है पल्मोनरी टीबी, यानी कि फेफड़ों का टीबी। जी उसका कारण ये है कि फेफड़ों का टीबी जो है वो फैल सकता है एक से दूसरे पे। जी हालांकि जो बाकी 15% टीबी है वो देश के जो बॉडी के किसी भाग में भी हो सकता है, और अमूमन बोन्स में रहता है, आंख पे हो सकता है, बालों का हो सकता है, स्किन का हो सकता है, किडनी का हो सकता है। तो कहने को अभी तक ऐसा कोई हिस्सा ऐसा है नहीं है जिसको ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है वो ग्रस्त नहीं कर सकता। जी इसमें जो ब्रेन का टीबी है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है, जो हम आने वाले समय में बात करें। जी सर। तो सर, आपके कहने के हिसाब से हमें सिर्फ पल्मोनरी टीबी उसी से डर खतरा है, क्योंकि वो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बाकी टीबी से हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ जो ट्यूबरकुलोसिस हैं वो घातक रहते हैं, जी उससे डिसेबिलिटी हो सकती है। जी मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो टीबी फेफड़ों का टीबी है, चूँकि वो सांस के जरिए फैलता है, तो अगर आप किसी एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ किसी मरीज को टीबी है, जी जी तो वो आसानी से उस टीबी को दूसरे पेशेंट में वो फैला सकता है। जी सर। जो टीबी बोन का है, जो टीबी ब्रेन का है या किडनी का है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता। नहीं फैलता। सर, ये तो हो गया कि स्प्रेड कैसे होता है। सर, अब आम जनता में, जैसे अभी रिसेंटली कोविड था तो खांसी होती थी, बीच में भी अभी ऐसे एपिसोड्स हैं कि कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो सर कौन से साइन सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये टेस्ट के लिए आगे जाना चाहिए या टीबी का टेस्ट कराना चाहिए कि हमें पता चले कि नहीं ये नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है या ये टीबी की तरफ हमें लेके जा रहा है? मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कोविड के दौर में अगर हम देखें, कोविड और ट्यूबरकुलोसिस के टीबी के सिम्टम्स लक्षण एक जैसे ही, जी दोनों एक की जैसे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। खांसी रहती है, बुखार होता है, लेकिन जो टीबी और जो कोविड है ना, जी। जो कोविड-19 है, कोविड-19 वाले जो पेशेंट हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस का खतरा ज़्यादा रहता है। तो मानना ये जा रहा है आजकल कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है या खांसी रुक नहीं रही है, तो बराबर तौर पे कोविड का और ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस किया जाना चाहिए। जी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं, जैसे बड़े किस्म के इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, जिसमें भी कई बार ऐसा लगता है वायरल जो हमारी बीमारियां रहती है उसमें ये रहता है कि जो खांसी है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। तो एक अगर मैं बॉटम लाइन की बात करना चाहूँगा, तो कोई भी खांसी अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीबी का टेस्ट करा लिया जाए, ताकि जो टीबी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। जी नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन है वो समय आने पे फिर अपने आप ठीक भी हो सकते। जी सर। सर, अभी भी क्या टीबी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको? टीबी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है,
अभी भी है और सेंचुरी से हमारे साथ रही है। जी। ये बड़ी बहुत पुरानी बीमारी है। जी सर। और अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 2021 में पूरे विश्व के अगर आप उस पे पैमाने पे देखें तो 10.6 मिलियन केस यानी 1 करोड़ से ज़्यादा केस हुए पूरे विश्व में, जिसमें कोई 15 लाख के करीब ईयरली डेथ्स भी हुई। जी सर। अनफॉर्चुनेटली भारत जो बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का 1/4 बर्डन जो है वो भारत में रहता है, यानी कि 2.4 मिलियन 24 लाख केसेस टीबी के भारत में रहते हैं। और जो 60 से 70% बर्डन जो पूरे विश्व का है ट्यूबरकुलोसिस का, वो 10 कंट्रियाँ उठाती हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जो सम्मिलित हैं। वो ये बहुत बड़ी समस्या है और वैश्विक स्तर पे इसके लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। जी सर। सर ये तो हो गया कि वो कैसे स्प्रेड होता है या कौन से ऑर्गेनिज्म, और उसमें हमने डिफ्रेंसिएशन देखा। सर ट्रीटमेंट की बात की जाए या जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, हमें पता है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसकी एवोल्यूशन बहुत अलग तरह से रही है। 1945 से पहले हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई नहीं थी। और आपको जो ज्ञात होगा, आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि ऐसे समय में अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता था तो एक सैनिटोरिया होते थे। वो सैनिटोरिया कोई सिटीज़ के बाहर रहते थे और ये माना जाता था कि किसी को अगर अच्छी न्यूट्रिशन दे दी जाए, अच्छा खाना दे दिया जाए, तो वो अपने आप ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त हो जाएंगे। और किसी हद तक ये बात सत्य भी थी। उसके बाद 1945 में हमारे पास सबसे पहले ड्रग आई जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद एक ड्रग्स आती गई। यहाँ मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा दर्शकों का ये बताने के लिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को कैसे एवोल्यूशन इसकी है। 1962 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तब तक हमारे पास 3 या 4 महत्वपूर्ण ड्रग्स आ चुकी थी ट्यूबरकुलोसिस की। अगले 30 साल तक कोई बहुत फ़ायदा पॉपुलेशन को नहीं हुआ। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, कुछ ऐसे कारण थे, कहीं एक्सरे नहीं था, कहीं लैब टेक्नीशियन नहीं था। उसके बाद 1993 में इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का जो वो दर्जा दिया गया। वो 2005 के उपरांत इसको परिवर्तित किया गया जिसका नाम था रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2014 में ग्लोबल एंड टीबी स्ट्रेटजी के माध्यम से, और उसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का दर्जा दिया। और ये माना जा रहा है कि 2015 से लेकर 2030 तक वैश्विक स्तर पे और भारतीय स्तर पे भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो नए केसेस है ट्यूबरकुलोसिस के, उनमें 90% गिरावट आए, 80% डेथ खत्म हो जाए इसके, और किसी भी फैमिली को कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ना करना पड़े। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर हम गिनते हैं जब पूरी हाउस होल्ड इनकम का 20% से ज़्यादा हिस्सा वो किसी बीमारी पर खर्च किया जाता है। उसके लिए भारत वचनबद्ध है कि किसी फैमिली को जो ट्यूबरकुलोसिस में ठीक होने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारी भारत सरकार की स्कीम्स है जो काम कर। जी 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 सर। सर ये तो आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जो शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि कैसे आया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि ट्रीटमेंट आ गया, अब सर टीबी ना हो इसके क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? हाँ, ये देखिए, मैं आपको एक थोड़े आंकड़े और दूंगा। अगर आप देखें पूरा ग्लोबल लेवल पे देखें तो 1/4 लोग जो हैं उनके अंदर ये जरासीम रहता है। लेकिन 1/4 लोगों के अंदर जरासीम होने का मतलब नहीं है कि सब बीमार हो जाएंगे जी। तो ये जरासीम हमारे बॉडी में चला जाता है। बॉडी में हमारी जो इननेट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको दबा के रखती है। जी। जैसे ही किसी का इम्यून स्टेटस थोड़ा गड़बड़ हुआ, खाना थोड़ा कम हुआ, या कि कोई अल्कोहल का सेवन करता है या स्मोकिंग करता है, तो ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जब ये अंदर बैठा हुआ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो डिजीज बन के सामने आते हैं। इसको बचाने के लिए भारत सरकार के पास बच्चों में एक वैक्सीन है जो दी जाती है जिसको BCG वैक्सीन कहते हैं, और हर बच्चे को
यूनिवर्सल, या तो पैदाइश पे या 1.5 महीने में उसको लगाया जाता है। अब परेशानी ये है कि ये वैक्सीन ऐसी है जो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस बचाती है जो सीवियर फॉर्म रहता है, जो फैलने वाला ट्यूबरकुलोसिस है। बच्चों में ये कारगर है, इन्फेंट्स में कारगर है, पर ये वाली वैक्सीन जो है ये बड़ों में, एडोलेसेंट में कारगर नहीं है। दूसरा जो बचाव वो हमारे अपने हाथ में है कि अगर हम अपना अच्छा नियम रखें, अच्छा खाना रखें, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक रहे, और कोई ऐसी परेशानी को मॉर्बिडिटी ना हो, और जहाँ कहीं किसी इंसान को कोई हमें लगता है कि वो खांसी से ग्रस्त है, तो जैसे हम कफ एटिकेट्स, आज सभी लोग परिचित हैं कि कोविड में क्या क्या कफ एटिकेट्स लेते हैं, वही वाले कफ एटिकेट्स जो है, खांसना नहीं है, थूकना नहीं है, अगर थूकना भी है तो वो ऐसे इस तरीके से होना चाहिए कि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। अगर वो कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने आप को ट्यूबरकुलोसिस से ना बचा सकें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, यूजुअली फीमेल्स के दिमाग में आता है, सपोज कोई फीमेल डायग्नोज होती है एंड शी इज़ फैमिली प्लानिंग, या वो प्रेग्नेंट ही है, उस केस में सर उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या डज इट पासिस मदर से इन्फेंट को, सर ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए, जो प्रेगनेंसी के में ऐसी हमारे पास दवाइयाँ हैं जी। जो अगर कोई डायग्नोज फीमेल होती है तो उसको वो दिया जा सकती है, और वो पूरी तरीके से क्योर भी किया जा सकता है। जी। थोड़े प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा रहता है कि फीमेल को एज सच नेचुरल इम्यूनिटी वगैरह आती है, तो कई बार फीमेल्स पूरा वो जो है ट्यूबरकुलोसिस का वो जो ट्रीटमेंट प्लान पूरा नहीं करती। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने डॉक्टर के साथ हमेशा संपर्क में रहे। सारी दवाइयाँ जो है वो बिना किसी पैसे के हर सेंटर में, हर जगह पे उपलब्ध है, और इसका पूरा इलाज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी इंसान, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल हो या वैसे हो, 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद आमतौर पे 99.7% जो लोग हैं जो ग्रस्त रहते हैं टीबी डिजीज से, वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा रहना, ध्यान रखना पड़ता है, ताकि मास्क पहन के रखो, ताकि ये लोगों के साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में ना हो, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी और आप किसी के साथ बहुत समय के लिए एक ही कमरे में रहते हैं, तो टीबी जो है जरासीम एक से दूसरे में जा सकता है। जी 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 सर बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि टीबी अगर हो जाता तो घबराने की बात नहीं है। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन इसके लिए हम सबको अपना योगदान भी देना पड़ेगा। टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 6 महीने रहती है, जो फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस है। ट्रीटमेंट ना पूरी करने की हालात में परेशानी ये हो सकती है कि एक दूसरे किस्म का ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में हमने आज बात नहीं कर सके, जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, हो सकता है, जिसको ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन रहता है, जिसका ट्रीटमेंट का पैटर्न 12 महीने से लेके 30 महीने तक भी जाता था। अब उसका थोड़ा ओरली ड्रग्स हमारे पास आ गई है। तो कोशिश ये करें, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, ऐसे लक्षण हैं जो शाम को बुखार चढ़ता है या वेट लॉस हो रहा है, तो अपने आप को नज़दीकी सेंटर पे जाके अपने थूक की जांच कराएं। थूक की जांच कराने के उपरांत हर दवाई जो है क्वालिटी एश्योर्ड ड्रग और क्वालिटी एश्योर्ड डायग्नोस्टिक ट्यूबरकुलोसिस के हर सेंटर में जहाँ पे लोग रहते हैं पेरिफेरी में अवेलेबल हैं, तो अपनी ट्रीटमेंट पूरी करें, अपने आप को टीबी से क्योर कराएं और एक नामुमकिन जिंदगी जी। लेकिन इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने आपके लिए ऐसी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध कराई है। अब आपको ये देखना है कि आप इन सब चीज़ों का किस तरह से फ़ायदा लेते हैं, और हम सब मिलके, आज जैसे 2023 का थीम है कि वी कैन एंड टीबी, मुझे इसके साथ और जोड़ना है, वी मस्ट एंड टीबी। अब ये वक्त आ गया कि जो सेंचुरी से जो ट्यूबरकुलोसिस का जो भुगत रहे हैं जिस बीमारी को, आज उसको ख़त्म करने का समय आ गया। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलके, मैं, आप, सिविल सोसाइटी, कारपोरेट, एजुकेशन वाले, जो सभी मिलके अपना अपना हिस्सा इसमें डालें, ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकें। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।